इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अब वीडियो को, और वीडियो को ध्यान से बिल्कुल देखना है आपको। एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। बहुत डीपली मैंने इस सेशन को बनाया, तो बिल्कुल एंड तक आप सभी भाई को जुड़े रहना है इस वीडियो से। और आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप ज़िंदगी में कभी भी एसिड बेस एंड सॉल्ट के एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की से यहाँ से। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। तो जो एसिड होता है उसका टेस्ट दोस्तों कैसा होता है, तो देखेंगे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। उसका टेस्ट जो होता है वो सोरिन टेस्ट होती है, और उसका कलर जो होता है वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। ये हमारे एसिड की खासियत होती है। तो पहला पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी एसिड होगा उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर इन टेस्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कर्ड, दही जानते होंगे, दही सभी लोग खाते हैं। तो दही का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सोर इन टेस्ट आता है उसका, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसिड जो होती है वो उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर इन टेस्ट होता है। ये चीज़ समझ में आया। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि एसिड की जो लिटमस पेपर पे जो कलर चेंज करती है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा ब्लू से हमेशा रेड लिटमस में चेंज होती है। तो डेट इज़ कॉल्ड एसिड कहलाएगी, वो भी एसिड कहलाती है। एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो हमेशा ध्यान रखना है लेस देन 7 होता है। अगर 7 से पीएच स्केल के ऊपर अगर वैल्यू कम आती है तो वो किस चीज़ को शो करता है, एसिडिक नेचर को शो करता है। और ये जो पीएच स्केल होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ये बेसिकली हाइड्रो जो बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होते हैं। उसका कलर रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना है, लिटमस क्या होती है, एक आपके पास नेचुरल इंडिकेटर होती है। जैसे टर्मरिक, ये हमारे घर में भी अवेलेबल होती है, ये भी दोस्तों एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, ठीक है। लिटमस का जो कलर होता है वो कैसा होता है, सॉल्यूशन का पर्पल डाई कलर का होता है, और ये लीचन से प्राप्त किया जाता है। ये थाइलोफाइटा इसकी डिवीजन ग्रुप्स होती है उसमें होती है, और ये इंडिकेटर के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लिटमस ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। इसका जो कलर होता है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना है कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। और ये नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से हो गए नेचुरल इंडिकेटर में, लिटमस सॉल्यूशंस हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी। अब अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में दो आता है। एक आता है, इनको हम मैन मेड भी बोल सकते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोफ्थलीन। ये दोनों के दोनों भी एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। बताया जाता है कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक नेचर का है। अब आते हैं हम यहाँ पे, अगर आप लेबोरेटरी की बात करेंगे तो एसिड बेस, अगर लेबोरेटरी में हम बात करेंगे तो कुछ कुछ एसिड है जिनके बारे में आपको जानना है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCH, सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता ही है H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होती है हमारे पास, एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। ये तो हमने सारे के सारे एसिड पढ़ लिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो डेट इज़ कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला NaOH होता है, ठीक है, NaOH होता है। ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2 होता है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और स्केल्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। पिछले सेशंस में आपने इसको पढ़ा भी होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका हम लोग इस्तेमाल एंटी एसिड के लिए करते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, बोला गया है कि अ सबस्टांस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। देयर आर सम सबस्टांस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो हमारे पास 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हो दोस्तों। कौन कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं, पहला वैनिला होता है, दूसरा ऑनियन होती है, और तीसरा हमारे पास क्लोव होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये MCQ क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ध्यान से इसका आंसर आपको देना है।
फिर अब आप आते हैं हम यहाँ पे कि हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, कैसे एसिड और बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ध्यान रखना है ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने जिंक ग्रैन्युअल का इस्तेमाल किया है और देख रहे होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो अभी आपने जब पढ़ा था कि एसिड को अगर हम किसी भी मेटल के साथ दोस्तों रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो आप क्या करें, जिंक मेटल है, मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है, ZnSO4 और प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल जाएगा, H2 बाहर। और जब ये बाहर की तरफ निकलेगा दोस्तों तो ध्यान रखना है इससे एक पॉपअप साउंड आपका प्रोड्यूस होता है, चटपट चटपट की आवाज़ आपको सुनाई देगी। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉपअप साउंड। आपने कैंडल का इस्तेमाल किया है, ये सोप बबल है जो कि हाइड्रोजन से फिल्टेड है और ये सोप सॉल्यूशन है। यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आ रहा है, बबलिंग हो रही है और इसको हम जला रहे हैं तो इससे पॉपअप साउंड हमें डिलीवर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि एसिड को मेटल के साथ अगर जब भी हम रिएक्शन करते हैं, याद रखना है सॉल्ट प्लस में हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये क्या करती है, रिएक्शन की डिस्प्लेस कर देती है हाइड्रोजन एटम को एसिड से और हाइड्रोजन गैस आपका अलग हो जाता है और एक कंपाउंड फॉर्म्ड होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी 2.4 भी दे रखा है, कह रहा है कि कुछ पीसेस लेने आपको जिंक मेटल के, ठीक है, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल आपको ध्यान है कि अगर हम बेस को भी दोस्तों अगर मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी भाई क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो सिंपल है। तो देखेंगे अगर आप ध्यान से यहाँ पे एक मेटल लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है मेटल को अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा तो मेटल, जैसे आपने जिंक ले लिया, जिंक को आप स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के साथ रिएक्शन करेंगे मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट मतलब Na2ZnO2 फॉर्म करेगा और साथ में दोस्तों हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो आपको याद हो गया होगा क्या होता है, एक बार मेरे साथ रिपीट करें, Na2Zn और O2 होता है। ठीक है, Na2ZnO2 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहा है कि अगला जो एक्टिविटी बोल रहा है कि अगर भाई आप सोडियम कार्बोनेट को टेस्ट करते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ टेस्ट करते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि मेटल कार्बोनेट को अगर कभी भी अम्ल एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है सॉल्ट फॉर्म करेगा, साथ में भाई कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होगा। ऐसे ही आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। तो हम एक मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं। तो मेटल कार्बोनेट में बेस्ट कौन सा होता है, Na2 और CO3। कमेंट बॉक्स में बताइएगा Na2CO3 किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो Na2CO3 को अगर हमने ले लिया, इसका कॉमन नेम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। Na2CO3 को अगर हम एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है सॉल्ट फॉर्म करेगा मतलब सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और साथ में हमारा वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। ऐसे ही हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया और उसको दोस्तों हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो फिर से हमारा क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा, साथ में हमारा वाटर फॉर्म करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हम नीचे आते हैं तो दो हमारे पास टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B में, तो टेस्ट ट्यूब A के अंदर देखेंगे सोडियम कार्बोनेट को हमने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा सभी लोगों को। ऐसे ही हमने अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा होगा।
अब बोल रहा है कि ऑन द पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, और मैंने बोला था लाइम वाटर किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ दोस्तों रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट फॉर्म करेगा और साथ में हमारे को वाटर मिल जाएगी। और आपको ये ध्यान है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जब हम लोग वाइट वॉश करवाते हैं तो उसमें 2 से 3 दिन शाइन सरफेस आने में लगता है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको हम लोग वाइट पर्सिपिटेट के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है कि पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, की वाइट सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। तो ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाइट पर्सिपिटेट के फॉर्म में होती है। अब इसी रिएक्शन में अगर एक्सेसिव मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप वाटर और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर दोस्तों रिएक्शन करते हैं आप, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको देखेंगे यहाँ पे कि CO3 को अगर आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, H2 और प्लस में एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम, ठीक है, सेकंड हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे ऑन द पासिंग ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द रिएक्शन टेकन प्लेस, बोला ना कि क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये वाटर के अंदर क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, पानी के अंदर क्या हो सकता है, घुल सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब कैल्शियम कार्बोनेट से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है, लाइम स्टोन, चौक, मार्बल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म से ये बनते हैं। तो ये तीनों नाम एग्जाम्पल के साथ याद रखना है कौन कौन से चीज़ें, एक तो है लाइम स्टोन, दूसरा दोस्तों आपको मार्बल याद रहेगा, घर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और चौक आपने देखा होगा स्कूल के अंदर टीचर ब्लैक बोर्ड पे उसका यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको नेम याद रखना है। ये फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आपको कि जितने भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उनको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमेशा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम कि हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, कैसे एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एसिड को बेस के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे सॉल्ट प्लस में दोस्तों क्या बनाता है, वाटर फॉर्म करता है, ये आपको याद रखना है। और इसी रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से इसमें हीट भी इवॉल्व होती है। तो आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इन दोनों को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड और देख रहे हैं वाटर बाहर निकल रहा है, और यही जो सॉल्ट और वाटर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो होती है वो आप देख सकते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की तरह भी काम करता है। तो आपको ये भी एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, कहाँ पे, रिएक्टेंट साइज के अंदर होता है, ठीक है, 2 बार आयन का एक्सचेंज होता है, उसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अब बोला गया कि रिएक्शंस ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विथ एसिड, आपको पता है कि किसी भी मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो मेटल का दोस्तों क्या बनाता है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और इसी मेटल के ऑक्साइड को अगर हम फर्दर एसिड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो आपको पता है सॉल्ट प्लस में क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोजन कह रहा हूँ सॉरी, वाटर फॉर्म कर लेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने भी बोला कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस में क्या फॉर्म कर लेगा, वाटर फॉर्म कर लेगा। तो कोई भी हम लोग मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे कि हमने कि अगर आप कॉपर ऑक्साइड को किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और प्लस में वाटर, तो वाटर पहले बना लेते हैं H2O, और कॉपर का क्या बनाएगा, सेकंड क्लोराइड बना लेगा। और ये जो कॉपर का सेकंड क्लोराइड होता है इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है दोस्तों, ब्लू और ग्रीन कलर का होता है आफ्टर द रिएक्शन से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द कलर ऑफ द, देखेंगे यहाँ पे कि एक्टिविटी भी बोल रहा है 2.7 कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एट
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ स्लोली वाइल द स्टीरिंग। ठीक है, तो नाउ नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कलर का होगा ना आपका। क्यों होगा, तो क्योंकि कॉपर सेकेंड, ठीक है, क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से ही इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, वो उनका जो नेचर होता है वो हमेशा ध्यान रखना है बेसिक नेचर के होते हैं। और जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होगा दोस्तों, एसिडिक नेचर का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब अगर हम नीचे और आते हैं, स्क्रॉल करके देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी गया है, ध्यान से देखेंगे कि सिंस द मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर, सिमिलरली रिएक्शंस ऑफ बेस विथ एसिड मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। इसको आप मार्क कर लीजिएगा। जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। और जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ये मैंने मार्क कर दिया। अब आते हैं कि व्हाट डू ऑल द एसिड एंड ऑल द बेस हैव इन कॉमन। क्या सारे के सारे एसिड और सारे के सारे बेस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, इस एक्टिविटी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिविटी 2.8 हमें दिया हुआ है कि टेक अ सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन लेना है, उस सॉल्यूशन के अंदर एक बार ग्लूकोज लेनी है, एक बार आपको अल्कोहल लेना है, एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेनी है, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है। तो क्या जो बल्ब होगा, ये जो चारों कंडीशन है इसमें ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो ध्यान से देखेंगे, जो ग्लूकोज और जो अल्कोहल होता है इसके अंदर कोई भी आयन जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते। तो जब दोस्तों आयन मौजूद नहीं होगा तो जो बल्ब होगा वो आपका इस कंडीशन में ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एसिड की बात करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको पता है इन दोनों एसिड के अंदर H+ आयन होते हैं। और जिसमें भी आयन मौजूद होगा, क्योंकि एसिड में आयन होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव आयन भी होगा दोस्तों और नेगेटिव आयन भी होगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा जो बल्ब होगा दोस्तों वो ग्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयन जो है वो मौजूद है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है दोस्तों, तो अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा और क्लोरीन पे क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। और आपको पता है कि जो एनोड होती है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो कैथोड होती है दोस्तों उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा भी गया है कि द बल्ब स्टार्ट विल बी ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। एसिड के केस में तो बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा, बट यू विल बी ऑब्जर्व ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट conduct electricity. Glowing to the bulb indicate that there is the flow of electricity through the solution. यहाँ पे अगर बल्ब ग्लो भी कर रहा है तो देखेंगे कि वो किसकी वजह से कर रहा है, वो एसिड की वजह से कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और एसिड के अंदर आयन मौजूद होते हैं और उसी आयन की वजह से बल्ब हमारा ग्लो हो पाता है। ठीक है, जो कैटिनेशंस होती है उसमें देखेंगे H+ आयन होता है और अनायन में Cl नेगेटिव होता है। ऐसे ही हमने HNO3 को ब्रेक करा, तो अगर हम बात करें अनायन की, तो अनायन में क्या आ जाएगा, NO3 नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे H+ आ जाएगा। तो हम सभी को ब्रेक करके देखेंगे तो दोनों में अनायन और कैटायन एसिड के अंदर मौजूद होते हैं। और आपको पता है कि एसिड के अंदर अनायन और कैटायन मौजूद होंगे तो आराम से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट कर लेगा, एक जगह से दूसरी जगह वो करंट जो होती है वो पास कर जाती है। ठीक है, अब बोला गया है कि हाउ व्हाट हैपन टू द एसिड और बेस ऑफ द वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस सॉल्यूशन के साथ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे होंगे कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन हाइड्रोक्लोरिक आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो हाइड्रोक्लोरिक आयन्स होते हैं वो हमेशा वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक मॉलिक्यूल कैन नॉट बी अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से H+ आयन को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट
वाटर आप H+ आयन को अलग नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे हम भी इस रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा और साथ में क्लोरीन नेगेटिव होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोंग बट दे एग्जिस्ट आफ्टर द कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो ध्यान रखना है अकेले कभी भी मौजूद नहीं होंगे, लेकिन ये वाटर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशंस के साथ होंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोनियम आयंस जो है वो फॉर्म कर रहा है, H3O पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर से हमने क्या करा है, H+ आयन को H2 के साथ रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोनियम आयन हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। तो वी हैव सी दैट एसिड गिव, एसिड जो होते हैं वो दो चीज़ को देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें एसिड गिव करते हैं? एक तो दोस्तों याद रखना है H+ आयन होना चाहिए और नहीं तो उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन होना चाहिए। आपने देखा है कि हाइड्रोनियम आयन्स के अंदर भी H+ आयन होता है, क्योंकि H+ आयन जो होता है वो अकेले मौजूद नहीं हो सकता, वो वाटर के कॉम्बिनेशन के साथ होगा। अब बोला गया कि क्या सारे के सारे जो बेस होते हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ डिसॉल्वेबल होते हैं? तो हाँ, कुछ ऐसे भी बेस है जो वाटर के साथ डिसॉल्वेबल होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है और मैग्नीशियम और हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं। जब इनको वाटर के साथ दोस्तों रिएक्शन करते हैं तो सोडियम और प्लस में OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है, पोटेशियम प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है, मैग्नीशियम प्लस OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है वो वाटर के अंदर क्या है, सॉल्युबल है। अगर वाटर के अंदर सारे के सारे बेस सॉल्युबल होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, ठीक है। तो बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, वो बेस जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं उसको क्या कहा जाता है, अल्कली कहा जाता है। तो क्या सारे के डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, क्या सारे के सारे बेस पानी के अंदर डिजॉल्वल होते हैं? तो नहीं, वो सिर्फ एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो अल्कली होंगे वही सिर्फ पानी के साथ डिजॉल्व कर देंगे। इनको टच करने पे सोफी महसूस होगा हमें, कोरोसिव नेचर का होता है, जंग लगने का होता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर टेस्ट होता है। लेकिन कभी भी टेस्ट और टच हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए हार्म कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास नाउ एस वी हैव आइडेंटिफाई all the acid generate H+ ion and all the base OH negative ion, we can view the neutralization reaction। तो यहाँ से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को देख सकते हैं। तो आपको पता है कि एसिड में क्या होता है, H+ आयन होते हैं तो उसके साथ हमने X लगा दिया। बेस में दोस्तों क्या होता है, हमारे पास OH नेगेटिव आयन होता है तो हमने OH नेगेटिव आयन लिख लिया। तो ये क्या फॉर्म करेगा, MX फॉर्म कर लेगा और साथ में HOH फॉर्म कर लेगा। और H को अगर हम OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म कर लेगा, H2O फॉर्म कर लेगा। तो वी विल what is involved when water is mixed with acid और base। अगर आप एसिड और बेस में वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे। ये हमारे पास मान लीजिए एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है और वो भी कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर स्लोली हम वाटर को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो आप वाटर अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो आपको पता है ये प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हीट जो होती है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये बीकर आपका क्या हो जाएगा, फट सकता है और इससे हमें हार्म हो सकती है। तो हमेशा याद रखना है आपको कि एसिड के अंदर, ठीक है, पानी को नहीं मिलाना है, ठीक है, एसिड के अंदर पानी को नहीं मिलाना है। पानी के अंदर हमें एसिड को धीरे धीरे स्लोली मिलाना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशंस को डिक्रीज कर देते हैं H+ आयन और OH नेगेटिव आयन को पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब एसिड और बेस को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो उसकी वजह से जो H+ आयन और OH आयन की कंसंट्रेशंस होती है वो दोस्तों क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ H+ आयन और OH नेगेटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम। सच प्रोसेस इज टू बी कॉल्ड डाइल्यूशंस और डाइल्यूटेड फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। डाइल्यूट के अंदर क्या होता है कि हम H+ आयन की या OH नेगेटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशंस को डिक्रीज कर देते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब आते हैं कि हाउ हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशन, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता है कि भाई जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज या इंक्रीज कर सकती है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि विच इज़ द मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर को डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन के साथ क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो हमारे पास एक पीएच स्केल होती है, मैंने बताया भी था कि हाइड्रोजन आयंस को मेजर करने के लिए सॉल्यूशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है पीएच का, और पीएच को पी को बोला जाता है पोटेंज जर्मन के अंदर, जिसका मतलब क्या होता है, पावर होती है। तो पीएच स्केल मेजर क्या करती है, जनरली 0 से लेकर 14 तक के एसिडिक और अल्कलाइन नेचर को मेजरमेंट करती है। पीएच जो होती है ये बहुत सिंपली नंबर होती है जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर के सॉल्यूशंस को इंडिकेट करने में मदद करती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी का भी अगर हायर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, लेस होगा, इसका मतलब वो एसिडिक को शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पीएच न्यूट्रल होती है 7 के ऊपर, अगर पीएच का मान लेस देन हो तो एसिडिक नेचर को शो करता है, पीएच का मान मोर देन 7 हो तो वो बेसिक नेचर को शो करता है। ध्यान रखेंगे जब आप 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो H+ आयन की जो कंसंट्रेशंस होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, इंक्रीज करती है। देखेंगे यहाँ पे लिखा भी गया है कि इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन, और जब आप 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है H+ आयन की कंसंट्रेशन। इसका मतलब OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन 7 से लेकर 14 में बढ़ती है, और इधर की तरफ हम बोल सकते हैं कि घटती हुई नज़र आती है। और लिखा भी गया है, मैं कुछ अपने आप से नहीं बोल कि इंक्रीज इन OH आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। ध्यान रखना 14 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, और 0 से लेकर 1 पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो न्यूट्रल होती है वो आपको पता ही है 7 पे न्यूट्रल होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर इसी स्केल के ऊपर मैं और भी चीज़ें बताऊँ आपको, ध्यान से देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें अगर मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर जो 14 होती है, 14 पे ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होती है। 10 पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसको हम लोग एंटासिड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। 7.4 पे हमारा जो होता है वो ब्लड का पीएच होता है, ठीक है। ब्लड जो होती है वो कौन से नेचर की होती है, कमेंट बॉक्स में सभी भाई जो भी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे कि इसका नेचर क्या होता है। और वाटर जो होती है उसका भी 7.4 होता है। लेमन का जो पीएच होता है वो 1 पॉइंट कह रहा हूँ 2.2 होता है हमारे पास, और जो हमारी गैस्ट्रिक जूस होती है उसका पीएच 1.2 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पीएच है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ आपके पास टेस्ट दिए हुए हैं जिनको आप टेस्ट कर सकते हैं पीएच पेपर के ऊपर, इमेज अलग अलग दे रखा है। टमाटो जूस के अंदर कौन सी होती है हमारे पास एसिडिक, उसका पीएच मान कितना होता है, ये आप रीडिंग ले सकते हैं। देखेंगे मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, प्योर वाटर और ब्लड का 7.4 होता है, लेमन जूस का 2.4 होता है, और गैस्ट्रिक जूस का 1.2 हमारे पास पीएच होती है। अब हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ H+ आयन और OH नेगेटिव आयन्स के ऊपर निर्भर करते हैं। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर, अगर हमने मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 मोलर में लिया हुआ है, और ऐसे ही हमने एसिटिक एसिड लिया हुआ है CH3 डबल बॉन्ड OH को लिया हुआ है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो आप बता सकते हैं कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो ध्यान रखेंगे एसिड जो होगी जिसके अंदर ज़्यादा H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसके अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो CH3 डबल बॉन्ड OH ये हमारी वीक एसिड में आती है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आती है ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ हमारे पास
एनिमल होते हैं या ह्यूमन बॉडी होते हैं उनका पीएच याद रखना है 7 से लेकर दोस्तों कितना होता है 7.8 के बीच में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। एसिड रेन का जो पीएच होता है वो हमेशा ध्यान रखना है लेस देन कितना होता है, तो 5.6 से हमेशा कम होगा तो एसिड रेन होता है। एसिड रेन के अंदर कौन कौन से मेनली गैस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस हमारे मिले हुए रहते हैं एसिड रेन के अंदर। एसिड रेन की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो पीएच की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। और लोअर पीएच होगी तो आपको पता है एसिडिक नेचर का जो पानी होगा वो हो जाएगा, उसकी वजह से जितने भी पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु है वो मर जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच अ रिवर इज़ टू बी बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है दोस्तों, डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा वीनस है, प्लैनेट वीनस है, इसके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड मिलती है जिसकी वजह से इसका क्लाउड का कलर वाइट या येलो कलर का हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। और यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सॉइल के बारे में बताया गया है कि सॉइल का भी जो पीएच हेल्थ होता है वो एक स्पेसिफिक रेंज में होता है जिससे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो पाए। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा जो पेट होता है, स्टमक, ये बहुत सबको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है और जब ये खाने को पचाने में मदद करती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा इनडाइजेशन होने की वजह से खाना अनपच हो जाता है, उसकी वजह से टू मच एसिड जो होती है वो हमारी स्टमक रिलीज़ कर देती है, जिस वजह से हमें पेन और इरिटेशन महसूस होता है। और इसी पेन इरिटेशंस को दूर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, एंटा एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और एंटा एसिड में आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मेनली एंटा एसिड होती है वो न्यूट्रलाइज कर देती है एक्सेसिव एसिड को। इसमें एग्जांपल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड दिया है और इसका फार्मूला MgOH2 ब्रैकेट में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एक मिल्ड बेस होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ एंटा एसिड की तरह। अब हमारा टूथ डिकेट होती है, उसके अंदर जो हमारा पीएच की जो मान होती है वो लेस देन कितनी हो जाती है, 5.5 हो जाती है। ठीक है, और जो टूथ एनेमल है वो हमारा कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है या क्या सब्सटेंस होती है हमारे बॉडी की। ठीक है, ये पानी के साथ डिजॉल्वेबल नहीं होता बट इसके ऊपर जंग लग सकती है अगर इसका पीएच की वैल्यू 5.5 से क्या हो जाए, कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, शुगर या फिर खाने की पार्टिकल की वजह से होते हैं। तो इसको बचने के लिए आप जब भी खाना खाते हैं तो आफ्टर खाना खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ़ कर ले, जिससे कि ये शुगर या फूड पार्टिकल जो भी हमारे अटैच हुए हैं वो निकल जाएंगे। माउथ को क्लीन कर लेना है। और हम लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बेसिक नेचर का हो जाए और ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि जो बी होती है, बी मधुमक्खी, वो आपको स्टिंग कर जाती है। तो आपने घर में देखा होगा प्याज इसके ऊपर रगड़ देते हैं या फिर लोहे रगड़ते हैं। बेसिकली वो क्या होती है कि जो छोटी सी स्टिंग होती है, ठीक है, स्टिंग का ये हमारे जो स्किन होती है उसके ऊपर वो बी छोड़ देती है। तो ये जो स्टिंग होती है इसको आपने देखा होगा चाकू से रब करने की वजह से, हमारी मम्मी बोलती है कि रगड़ना चाहिए, और रब करने की वजह से ये निकल जाती है। ठीक है, लेकिन आप इसके ऊपर एंटा एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। और बेकिंग सोडा आपके पास क्या होती है, एक मिल्ड बेस होती है। ठीक है, और इस मिल्ड बेस का इस्तेमाल करेंगे तो वो इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। और इस स्टिंग के अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है, तो मैथेनोइक एसिड। और मैथेनोइक एसिड का फॉर्मर जो नेम है वो क्या है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, और अगर इस मैथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और OH होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, एक कार्बन होते हैं, डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों OH, और 1 2 3 4 कार्बन को 4 बॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा ये हमारा फॉर्म्ड हो जाएगा कि C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O और H फॉर्म हो जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड मैथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमारे नेचर में भी एक निटल होती है, इसके अंदर भी मैथेनोइक एसिड होती है। ठीक है,
और इसको गलती से अगर आप टच कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। लेकिन हमारे पास एक डॉग प्लांट होता है, ये इसको अगर आप रब करते हैं तो ये इसका नेचर बेसिक नेचर का होता है और इससे आपका एसिडिक जो होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हमारे पास आता है विनेगर, ये मेरे साथ साथ बोलिएगा, इन सबको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो विनेगर जो होते हैं उसके अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है, तो आप बताएंगे एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर पाई जाती है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड होती है, ठीक है। टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होती है, निटल स्टिंग आंट स्टिंग के अंदर मैथनोइक एसिड होती है, ठीक है। और सूर कर्ड के अंदर हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मोर अबाउट द सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में जानने वाले हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट। उससे पहले हम जानेंगे यहाँ पे न्यूट्रल पीएच ऑफ द सॉल्ट के बारे में। तो आपको पता है न्यूट्रल जो होती है वो 7 पे होती है, तो 7 पे आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेगा, अगर 7 से कम पीएच होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट, और वीक, ठीक है, बेस सॉल्ट की बात करेगा। अगर मोर देन 7 होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक, ठीक है, एसिड सॉल्ट की बात करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ है पॉइंट कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर द एसिड ऑफ पीएच वैल्यू लेस देन 7 होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, मोर देन 7 होना चाहिए। अब हमारे पास कॉमन सॉल्ट होती है, और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको पता है कि क्या होती है, सोडियम क्लोराइड होती है, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड होती है। और आपने पीछे अभी पढ़ा भी है कि मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस में दोस्तों हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो मेटल हमारे पास क्या हो गया, सोडियम हो गया, और सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम का क्लोराइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होगी वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, और यही सोडियम क्लोराइड जो होती है ये कॉमन सॉल्ट कहलाती है। सोडियम क्लोराइड से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, NaOH बनाएंगे। फिर हम लोग इसी से, ठीक है, वॉशिंग सोडा बनाएंगे, Na2CO3 बनाएंगे। इसी से हम लोग बेकिंग सोडा बनाएंगे तो NaHCO3 बनाएंगे। इसी से हम लोग ब्लीच बनाएंगे तो ब्लीच का फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, ठीक है। तो ये कॉमन सॉल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो कॉमन सॉल्ट से आप देखेंगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मेनली डेली यूज़ में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और मैनी मोर चीज़ों के बारे में हम बना सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, कॉमन सॉल्ट लेना है, सोडियम क्लोराइड लेना है, उसको आपको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करनी है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा दोस्तों, और प्लस में क्लोरीन बनेगी, साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब ये जो क्लोरीन होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे होती है, एनोड वाले हिस्से पे बनती है, और जो हाइड्रोजन गैस होता है ये हमेशा ध्यान रखना है कैथोड पे बनती है। कैथोड पे ही हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और इसको हम लोग क्लोरो अल्कली भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इट डिकम्पोज टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस ऑफ क्लोरो अल्कली प्रोसेस बिकॉज प्रोड्यूस फॉर्म्ड क्लोरो क्लोरीन अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, देख रहे होंगे, फॉर्म्ड कर रहा है, ठीक है। और जो क्लोरीन गैस होती है ये एनोड पे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, और हाइड्रोजन गैस है कैथोड पे होती है। कैथोड में ही ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होती है वो दोस्तों हमारी फॉर्म्ड होती है। और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, तो याद रखना है आपको, सोप बनाने के लिए, ब्राइन कंटेनिंग होती है, पेपर मेकिंग के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए, सोप और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। क्लोरीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है, एक तो पीबीसी में ध्यान रखिएगा, और एक क्लोरोफ्लोरो कार्बन पेस्टिसाइड में, वाटर ट्रीटमेंट में होती है। हाइड्रोजन का फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर में, अमोनिया फर्टिलाइजर में, और मैरागाइन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। आपने देखा होगा कि जो
क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है जो कि क्लोरो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करा है, देख रहे होंगे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है क्लोरीन, इसी में हम लोग क्या करते हैं ड्राई स्केल्ड लाइम को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाएगा, और साथ में दोस्तों क्या वाटर जो होती है वो बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आप देख रहे होंगे CaOCl2 या CaCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होती है ब्लीच एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। तो ब्लीच पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको, ठीक है, CaOCl2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, CaCl2 और प्लस में H2O से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है एक्चुअल। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं पेपर इंडस्ट्री, जो वुड पल्प इंडस्ट्री होती है वहाँ पे किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है, क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसको ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में एक और जो यूज़ है ब्लीचिंग पाउडर का वो केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। वाटर को साफ़ करने के लिए भी हम लोग ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे यूजेज आपके स्क्रीन पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प इंडस्ट्री में, ठीक है, लॉन्ड्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह और पानी को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बेकिंग सोडा है तो इसको क्या इसके फॉर्मूले क्या याद रखेंगे, आपको कॉमन सॉल्ट तो याद होगा। अब एक शॉर्टकट बताता हूँ उसको याद रखना है, अमोनिया का वाटर याद रहेगा आपको। अमोनिया का क्या हो जाएगा दोस्तों वाटर, इसी से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बना लेंगे। आपको पता है कॉमन सॉल्ट तो होगा ही होगा, अमोनिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है NH3 होता है, ठीक है। का मतलब हो गया था आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मतलब क्या हो गया H2O। तो ये क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा और साथ में दोस्तों अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बना रहा है अमोनियम क्लोराइड और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये ध्यान रखना है एक मिल्ड बेस होती है और ये एक नॉन कोरोसिव नेचर की होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नॉन यहाँ पे लिखा भी है कि नॉन कोरोसिव, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि नॉन कोरोसिव सॉल्ट में इट इज़ द मिल्ड बेस की तरह इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग में क्या करते हैं जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये सोडियम का कार्बोनेट हाइड्रो वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फॉर्म कर लेता है, ठीक है। अब हमने क्या करा है इसको अगर हम टाइट्रिक एसिड H+ आयन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, वाटर फॉर्म्ड हो जाएगी और सॉल्ट ऑफ द सोडियम फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक नेचर में। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही ब्रेड, ठीक है, ब्रेड, ठीक है, केक को सॉफ्ट या स्पॉन्जी करने में हेल्प करती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होती है वो एक इंग्रेडिएंट एंटासिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड को, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल वहीं से करेंगे जब हमने क्या करा सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेंट किया हीटिंग बाय बेकिंग सोडा से, ठीक है, और ये रीक्रिस्टल सोडियम कार्बोनेट हमें वॉशिंग सोडा देंगे। तो 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डॉट में 10 वाटर मॉलिक्यूल हमें दिखाई देगा, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल GPS से याद रख सकते हैं आप। G से हो गया ग्लास, P से हो गया आपके पास पेपर और S से हो गया सोप इंडस्ट्री में होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग बोरेक्स के लिए भी करते हैं और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी सोडियम, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट की तरह भी ये यूज होता है। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, क्या क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई होते हैं? तो हाँ,
क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और इनको जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर में इनका जो कलर होता है वो हमारे पास होता है ब्लू, और बाद में हमारा जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, वाइट कलर का हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लिखा भी गया है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा हूँ। बोला भी गया है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल seem to dry, contain water crystallization when heat and water is to be removed and the salt turn to be white। salt जो होती है वो बाद में वाइट में टर्न हो जाती है। और देख रहे होंगे यहाँ पे ये कैल्शियम सल्फेट 5H2O का फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 10 अगर H2 है तो ये वेट होती है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी पानी नहीं है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जब हम हीटिंग करते हैं जिप्सम को 373 केल्विन पर, तो वाटर जो मॉलिक्यूल होता है 1 से 1/2 वो लूज कर जाता है, और उसी से हमारा क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनती है, और इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 1 से हाफ अगर हम रिएक्शन कर देते हैं तो CaSO4 H2O हमारा क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखना है, सरफेस को स्मूथ। आपने देखा होगा घर के अंदर जो भी हमारे पास वॉल होती है उसको स्मूथ करने के लिए, टॉय बनाने के लिए, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फ्रैक्चर में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर आ गया होगा समझ में। 1-2 क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से कि रेड लिटमस से ब्लू में चेंज होता है तो उसका पीएच क्या होगा? तो पीएच 5 होगा, 4 होगा, 1 होगा या 10 होगा। तो ध्यान रखना है कि रेड से ब्लू में हो रहा है, और आपको पता है रेड से ब्लू में होगा तो बेसिक नेचर को शो करता है, और बेसिक का पीएच वैल्यू 7 से क्या होता है, मोर देन 7 से होता है 14 तक। तो इसका जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया कि एग सेल है, ठीक है, वो लाइकली टू बी लाइम वाटर मिल्की सॉल्यूशन, तो उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी, ठीक है। सर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब हमारे पास अगला जा आता है, देखेंगे अभी हमने पढ़ा था कि इन डाइजेशन के लिए काम आता है एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटा एसिड या एंटीसेप्टिक। तो ध्यान रखना है एंटा एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला दे रखा है, इनको आप कैसे बनाएंगे ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आती है तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। कोई भी डाउट होती है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। आप हमारे को इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।